नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि आज हिंदुस्तान में जो हालात है और जिस तरह बीजेपी ने अपना उसूल अपनाया है, 75 साल की उम्र के जो कायदीन होते हैं उन्हें घर का दरवाज़ा रास्ता दिखाया जाता है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मामले में RSS सरबराह मोहन भागवत भी 75 साल के हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो चुके हैं, जबकि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का भी ज़ईफ़ी के बायस बुरा हाल है। कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ रहे हैं तो किसी का निकाब पकड़ कर खींच रहे हैं और अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि जावेद निज़ामाबादी ने बहुत खूब कहा है और ख़ास तौर पर ऐसे बूढ़ों के बारे में कहा है जो अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में नीतीश कुमार उसकी बदतरीन मिसाल है, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। हो क्या गया है बूढ़े, हो क्या गया है बूढ़े, सठिया गया है बूढ़े, औकात अपनी आखिर दिखला गया है बूढ़े। तो बहरहाल जावेद निज़ामाबादी का ये कलाम जो है, मैं समझता हूँ कि किस बूढ़े के बारे में पता नहीं। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, आपने देखा कि किस अंदाज में उन्होंने ये काम किया, यानी कि एक खातून, वो भी मुस्लिम खातून, बुरखापोश खातून का नकाब खींच उतारा था, यानी खींच लिया था। वो क्यों खींचा था, किस लिए खींचा था, तो इस सिलसिले में जावेद निज़ामाबादी ने बहुत अच्छी बात कही कि हो क्या गया है बूढ़े। तो उन्होंने कहा है कि अगर लड़की को ये मौका दिया जाता है, उस डॉक्टर को जो शादीशुदा है नुसरत परवीन को मौका दिया जाता तो ये बोलती ज़रूर, हो क्या गया है बूढ़े, सठिया गया है बूढ़े, औकात से अपनी आखिर दिखला गया है बूढ़े। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो शायर होते हैं बहुत ही यानी अशार को यानी एक समंदर को कोज़े में भर देते हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सहाफ़ी होते हैं वो कोज़े को समंदर बना देते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये शेर भेजा, हमने आपको ये सुनाया। इस सिलसिले में हम आपको बता सकते हैं कि क्या हुआ है। जी 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 जी। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। तो हम चलते हैं सिद्दीक़ साहब से और पूछते हैं, सिद्दीक़ साहब, इस तरह का शेर किन बूढ़ों पर सादिक़ आता है? जैसा ये दौर है, देखिए ये जेनजी का दौर है, ये बूढ़ों का चलने वाला नहीं है। ना इस काबिले लोग ये मुल्क को चला सकते हैं लोग जो है ना, क्योंकि एक एज होती है, उसके बाद जो है ना आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना डिसीशन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, गैर गलत डिसीशन जो है ना ये लोग ले लेते हैं और अजीब व गरीब हरकतें कर बैठते हैं। और एक मिसाल आप ट्रम्प की भी ले सकते हैं ना, ट्रम्प की भी उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ट्रम्प कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी हरकतें करते हैं। कभी अपनी सेक्रेटरी को तो मशीन गन कहते हैं, उसके होठ को जो है ना। तो आपको तो ट्रम्प की भी बेहतरीन मिसाल आप ले सकते हैं कि ट्रम्प भी क्या हाल हो गया है उनकी उम्र के हिसाब से। तो बिल्कुल जो है ना एक न्यू ब्लड को मौका देना चाहिए, यंग जनरेशन को मौका देना चाहिए ताकि मुल्क सही डायरेक्शन में जा सके। ये नहीं करते लोग जो है ना, बस जम के बैठे रहते हैं, किसी को आने नहीं देते, किसी को मौका देना नहीं चाहते लोग। और ऐसा 15-15 साल बैठे रहे तो आप बताइए कैसा चलेगा मुल्क, सवाल ही नहीं है यहाँ पे। तो हालांकि अब आजकल की यंग जो जनरेशन है रियाज साहब, इतने काबिल, इतने डायनामिक है, इतने काबिल बच्चे हैं, यंगस्टर्स, पूरे यंग जनरेशन, तो वो लोग जो है ना बराबर मुल्क को चलाने की काबिलियत है उनमें, लेकिन आप उनको नहीं देते मौका, ये अलग मसला है जो है ना। तो बराबर जो है ना मौका देना चाहिए। और ये जो 75 का जो रूल है, 75-76 का रूल है, हर एक के लिए अप्लीकेबल है, ये हर एक को होना चाहिए। यानी हर फील्ड में जब आप एक एज के बाद आदमी को रिटायर कर देते हैं, तो पॉलिटिशियन में क्यों एज बार नहीं होता है जो है ना, पॉलिटिशियन में ये एज लिमिट क्यों नहीं होती है, जबकि आपका रूल बना दी, गवर्नमेंट बना दी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप जो है ना 58-60 में रिटायर कर देते हैं। तो फिर इनको रिटायरमेंट क्यों नहीं, सवाल ये पैदा होता है ना रियाज साहब। ये जो है ना हर एक की जो है ना एज लिमिट है, उनको फ़ौरन से जो है ना उनको हटा देना चाहिए, और ना मुल्क के जो है ना नए नए प्रॉब्लम, नए नए मसाइल। क्योंकि देखिए जब तरक्की होती है किसी मुल्क की रियाज साहब, तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें हम आहंग होना बहुत ज़रूरी होता है उसको। तो ये लोग जो है ना डिसीजन लेने में उतने एक्टिव नहीं रहते, प्रोएक्टिव जो होते हैं वो इनमें ख़त्म हो जाती है। और देखा जाए तो इनके जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं वो लोग जो है ना सारे फैसले करते हैं, वो लोग हुकूमत चलाते हैं, इनमें सलाहियत बाकी नहीं रहती। तो ये जो है ना एक उसूल है, कुदरत का कानून है कि एक एज के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो
आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें सही डिसीजन ले नहीं पाता। ये बिल्कुल जो है ना एक मेडिकली जो है ना बाज़ाब्ता टर्मिनोलॉजी है ये। लेकिन देखिए, जहाँ तक ज़ईफ़ हज़रात का सवाल है या बुज़ुर्गों का सवाल है, उनके सोचने का अंदाज़, उनके समझने का अंदाज़, उनकी हर चीज़ निराली होती है। और ऐसे में अगर कोई बुज़ुर्ग हमारे ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने का यानी उनका बीमारी से मुतासिर हो जाते हैं, तो उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उन्हें अद्वियात देना चाहिए। क्योंकि बाज़ लोगों को सियासी बीमारी हो जाती है, मिसाल के तौर पर वो मजहबी खतूत पर तकसीम करने लगते हैं, तो ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। इस तरह के जो सियासतदान होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, चाहे वो किसी आला ओहदे पर फायज क्यों ना हो, अगर वो आवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करते हैं तो समझिए कि वो किसी न किसी बीमारी का शिकार है। और ऐसे लोगों का जानवरों के दवाखाने में इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो दरिंदे होते हैं उनकी ये सोच होती है। तो इस तरह के जो कम्युनल फीलिंग्स रखने वाले जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कम्युनल फोर्सेस होते हैं, उनका इलाज भी इंसानों के अस्पतालों में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हैवानों के, कुत्ते, बंदर, बिल्ली जो होते हैं ना, वहाँ पर उनका इलाज किया जाना चाहिए। क्योंकि इनमें इंसानियत नहीं होती, दे आर बीस्ट, यानी ये दरिंदे होते हैं, ये हैवान नुमा इंसान होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। जी जी, रियाज साहब ने तजिया सही किया है, क्योंकि इंसानियत इनमें बाकी नहीं है, अब नहीं है बाकी इंसानियत। तो लिहाजा इनके इलाज आप जैसा कि वेटनरी हॉस्पिटल में जो है ना किया जाना चाहिए, ताकि इनकी खसलतें जानवरों की तरह हो चुकी हैं, इंसानियत नाम की इनकी कोई चीज़ बाकी नहीं रही इनको, और वहीं पे इनका इलाज किया जाता है, किया जाना रख के करके बाद अब तक क्वारंटाइन में इनको रखना चाहिए। अदरवाइज जो है ना मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा, मुल्क जो है ना तकसीम हो जाएगा, मजीद इनकी हरकतों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे भी आप देखेंगे कि जहाँ तक इस तरह के हरकतें करने वालों का सवाल है, इस सिलसिले में रेणुका चौधरी का एक बयान आया है कि पार्लियामेंट में जो अंदर हैं वो कतरते हैं, काटते हैं, तो अब अंदाज़ा कीजिए काटता कौन है, कतरता कौन है। तो उनका इशारा भी शायद ऐसे कम्युनल जो फोर्सेज हैं, कम्युनल माइंडेड जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ था। तो बहरहाल नाजरीन, हम फिर एक बार आपको सुनाते हैं जावेद निज़ामाबादी का ये शेर, हो क्या गया है बुढ़े, सठिया गया है बुढ़े, औकात अपनी आखिर दिखला गया है बुढ़े। ये उन बूढ़ों पर है, सिर्फ नीतीश कुमार पर ही नहीं, बल्कि उन तमाम बूढ़ों पर है जो इस तरह की सोच रखते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जो खबर अहम है वो ये है, आज खबर ख्याल में हमने खबर जो ली है वो ये है, ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बता दें, उनके सिलसिले उनके बारे में, और ख़ासतौर पर बीजेपी के बारे में राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम आयद किया कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन और दूसरे इलेक्शन कमिश्नरान के साथ साथ बीजेपी के दरमियान साजबाज है और ये हेरा फेरी कर रहे हैं नताइज में, और जिसके नतीजे में बीजेपी को इख्तिदार मिलता जा रहा है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, इलेक्शन कमिश्नरान पर और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन वो बेचारे जवाब देने के बजाय वो राहुल गांधी से कहते हैं कि हलफनामा दाखिल करो। और आप दूसरी तरफ देखें कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं मगरबी बंगाल में। जाते ही आप देखेंगे कि वो ताहिरपुर एक इलाका है, वहाँ उन्हें जाना था, नादिया ज़िला है उसका ये इलाका है, वहाँ पर वो एक जलसे आम से खिताब करने वाले थे, बिगल बजाने वाले थे इंतखाबी, और वहाँ पर ममता बनर्जी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाने वाले थे। लेकिन गहरे कोहर के नतीजे में उनका तैयारा यानी उनका हेलीकॉप्टर वहाँ उतर नहीं सका। फिर वो कोलकाता वापस आए और फिर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इत्तला दी गई कि आप नहीं आ सकते क्योंकि कोहर बहुत गहरा कोहर छाया हुआ है और हादसे का शिकार हो सकता है आपका हेलीकॉप्टर। और आप देखेंगे कि जैसा कि हमने सुनाया है कि हो क्या गया है बूढ़े। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या ने डर कर हो सकता है या फिर अपनी जान को ख़तरा महसूस करते हुए उन्होंने सफ़र ना करने का फ़ैसला किया और ना ही वो गाड़ी पर भी गए, यानी वो कार में भी जा सकते थे, बज़ेरिए कार सड़क के रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ नहीं गए। वर्चुअली खिताब उन्होंने किया है। वर्चुअली खिताब करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी की हुकूमत को, ममता बनर्जी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक कहा कि ममता बनर्जी जो दरअंदाज है उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं, उनकी मदद कर रही है और ये महाजंगल राज यहाँ पर पाया जाता है। और उन्होंने कहा कि आप मुझे गाली दे दीजिए, आप बीजेपी को गाली दे दीजिए, लेकिन आवाम की तरक्की को मत रोकिए। तो आवाम की तरक्की को कौन रोक रहे हैं? बीजेपी को गाली देना चाहिए। ये ममता बनर्जी भी कर रही हैं, वहाँ के आवाम भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत भी गाली के काबिल है। लेकिन क्यों गाली के काबिल है? इसलिए गाली के काबिल है, अब आवाम ये कह रही है। देखिए सिद्दीक साहब, अरावली हिल्स
का मैंने आपको पहले भी 3 दिन से हम ये तस्करा कर रहे हैं। अरावली हिल्स जो जंगलात का इलाका है वो तकरीबन 900 किलोमीटर तवील इलाका है। और आप बता दें कि ये हुकूमत, मोदी हुकूमत अपने दोस्तों के लिए यानी अडानी के लिए, अंबानी के लिए, अपने सनतकार दोस्तों के लिए उसका नामो निशान मिटाना चाहती है। और मरकजी वजारत माहौलियात ने सुप्रीम कोर्ट में, और यानी माहौलियात का जो वजारत है तो उसने, उसके एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में एक सिफारिश पेश की है जिसमें कहा गया कि अरावली हिल्स के 100 मीटर से बुलंद जो पहाड़ हैं या जंगलाती इलाके उन्हें छोड़कर दूसरे इलाकों में कानकनी की इजाज़त दी जाए। और आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी, यस रजामंदी का इजहार कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पूरे उसकी तह में जाना था। जो 100 मीटर का बुलंद जो इलाका है वो सिर्फ 8% है। अब 8% को छोड़कर आप 92% जो जंगलात है उसे काट देंगे, उसे बांट देंगे, कानकनी के लिए अपने दोस्तों को दे देंगे। तो ये जो आवाम, पहले ही दिल्ली की जो आवाम है वो आवाम आलूदगी का शिकार है। और आप दिल्ली नहीं बल्कि आप ये जो अरावली जंगल जहां कहीं से गुजरता है वहां के हालात बहुत खराब है, जबकि अरावली जंगल की वजह से 30% पानी की जरूरियात की तकमील हो रही है और यहां तक कि ऑक्सीजन लोगों को मिल रही है। और ये हुकूमत लोगों को ऑक्सीजन से महरूम करना चाहती है। अब ऑक्सीजन से महरूम करना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपने दोस्तों को कानकनी के ठेके देगी। उसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन, पहले ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, कोरोना में आपने देखा कि किस तरह के बुरे हालात हुए थे। 50-50 हजार में गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो फर्क किया गया था। अब ये कुदरती जो जरिया है ऑक्सीजन का उसे बंद करेगी, फिर अपने दोस्तों को कहेगी कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर फरोख्त करना शुरू करो। जिस तरह रोडों पर पानी बिक रहा है और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी हुकूमत में ऑक्सीजन के सिलेंडर फरोख्त होंगे, आप देखेंगे। जी हाँ, अच्छा समझ में नहीं आता रियाज साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आ रहे हैं कि ये कैसे फैसले आ रहे हैं। एक तरफा आप देखिए ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मसला, जंगल का जो मसला चला था यहाँ मालूम है तेलंगाना में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होकर कहते हैं कि फौरन जो है ना उसको हाथ लगाने की जरूरत क्यों लगाएंगे, ये हुकूमत या अपोजिशन की है। तो यहाँ पर ये फैसला आता है, वहां पर ये फैसला आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जानिबदारी के फैसले हैं ये क्या है, समझ से बाहर है। नहीं, मैं समझता हूँ जो माहिरीन कानून है उनको भी हक पहुंचता है, जो समाजी जहदकार है और माहौलियात के जो कारकुन हैं उनको भी हक पहुंचता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गलती की है उसकी गलती की निशानदेही करते हुए बताएं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। अवाम को ऑक्सीजन से महरूम करने की जो हुकूमत की कोशिशें हैं उस कोशिशों में हुकूमत से ताउन कर रही है। ऑलरेडी रियाज साहब इतना बुरा हाल है दिल्ली के आसपास, पूरे हिंदुस्तान का पूरा सांस नहीं ले रहे हैं। और ये मर्ज जो है ना फैलता चला रहा है। पोल्यूशन का जो मसला है ये पूरी हिंदुस्तान को घेरते चले आ रहा है। ऐसे में आप जो है ना फॉरेस्टेशन के बजाय डिफॉरेस्टेशन करके आप अगर निकाल दे, फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी ये बताइए। फिर नहीं, अरे यकीन मानिए कि ये जंगलात जो होते हैं उसे सब फेफड़े कहा जाता है। बहुत फायदे, कई फायदे हैं उससे, कई फायदे जंगलात। अरे पानी, साफ पानी मिल रहा है कई रियासतों को, यहाँ तक के जो लोग ऑक्सीजन, अल्लाह ताला देखिए आप किस कदर कुदरत का इनाम है, फ्री ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर इनको ऑक्सीजन इनके हाथ में आ जाए तो फिर अडानी के हाथों में सिलेंडर रहेगा, अंबानी के कंपनी में सिलेंडर्स बनने लगेंगे और ये पानी को जिस तरह फरोख्त कर रहे हैं उसी तरह सिलेंडर्स को, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को फरोख्त करेंगे। बिल्कुल एक टाइम वैसा ही आ जाएगा। जी। तो बहरहाल ये आवाम की जान पे लोग बैठे हुए हैं, उनको तबाह बर्बाद करके उनको ऐसे से खतरनाक मूजी अमराज हो रहे हैं। अरे आवाम उठखड़ क्यों नहीं होती, जिंदगी क्यों उठखड़ नहीं होते, आप बताइए आप। और हालांकि आवाम एहतजाज कर रहे हैं। रियाज साहब देखो दिल्ली में हुआ है, लेकिन हमारा मीडिया उसको कवरेज में नहीं लाता, नहीं बताते लोग जो है ना। इतने बुरे हालात हैं, बच्चे छोटे छोटे तड़प रहे हैं हॉस्पिटल में। आप जा रहे हैं, फेफड़ों के अमराज हो गए बच्चों को। और मालूम है एक लेडी कल के ही मेरे ख्याल से जा रही थी, बोली कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हो जा रही, मैं नहीं रहने वाली, मेरे बच्चे को जो है ना प्रॉब्लम हो गया फेफड़ों का दिल्ली से। तो लोग जो है ना माइग्रेट होना शुरू हो जा रहे हैं, में बेजार हो गए। लेकिन हुकूमत के कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है, ना कुछ और हरकत हो रही है। तो कितने बुरे हालात हैं आप बताइए। अजय आप देखिए कि दिल्ली में यह हाल होगा है कि अगर आप फोन पर बात करते जाएंगे तो कोई आकर फोन छीनकर भाग जाएगा। ये किसके अंडर में है दिल्ली? अमित शाह के अंडर में है। जी वजीर दाखिला कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में है। अरे औरत बाहर नहीं निकल सकती, मगरिब के बाद 7 बजे के बाद कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती। ये किसके अंडर में है? अमित शाह के अंडर में है। बिल्कुल अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो। घुसपैठिए कहते हैं। अरे दरअंदाज छोड़िए, पहले दिल्ली की हिफाजत कीजिए। दरअंदाज छोड़िए, पहले हिंदुस्तानियों की हिफाजत कीजिए। कैपिटल का ये हाल है तो बताइए अदर सिटीज का क्या हाल है बताइए। हिंदुस्तान के दारुल खिलाफा कैपिटल का ये हाल है। अरे आप इतनी बड़ी मक्कारी से आप गांधी जी का वो आप नाम बदल देते हैं, कितनी शर्म की बात है। हाँ, जाके उसके पीछे आवाम को इन्हें हटाने के लिए तवज्जो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं देखिए। अरे गांधी जी की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए लोगों को। उसके पीछे पड़े हुए हैं जो है। अरे ये तो गुजराती थे गांधी जी। हाँ, कम से कम गुजराती होने का तो ख्याल रखो।
खत्म, नफरत होगी। गांधी का नाम कैसे भी तरीके से लोग हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, हर जगह से लोग गांधी का नाम हटा देना चाहते हैं। अरे आप देखिए, मोरीख आला बन गए हैं, चीफ हिस्टोरियन बन गए हैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। उनकी तारीखी यानी मालूमात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कहते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी उस कदर मकबूल नहीं थे। जब उनके बारे में फिल्म बनी थी, स्पिलबर्ग ने जब फिल्म बनाई, उसके बाद गांधी जी ने शोहरत हासिल कर ली। अरे ये गुजरात ही कह रहा है। हाँ, यानी कितनी जो है ना लाइलमी है। देखिए, आप एक छोटे बच्चे को बुलाकर पूछे सिद्दीक साहब, मैं ये चैलेंज करता हूं गांधी जी के बारे में, तो वो कहता है कि गांधी जी अमन अदम तशद्दुद के पैगंबर है। वो कहेगा, बिल्कुल कहेगा। कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या एक्टिविटीज थे, हिंदुस्तान कैसा आजाद हुआ, क्या है, सारी हिस्ट्री हर बच्चे को मालूम है। बच्चा सुना देगा कि गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे, बिल्कुल ट्रेन में उनके साथ क्या हुआ था, हाँ, उन्होंने अपने कपड़े क्यों, यानी अपर जो है वो धोती उस पर क्यों आ गए थे। जी हाँ, क्या वजीर आजम को मालूम है ये सवालात? सब कुछ मालूम है रियाज साहब, लेकिन जानबूझ के अनजान बन के पब्लिक को जो है नहीं, मैं समझता हूं उनको नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। हिंदुस्तान की तारीख, गांधी की तारीख नहीं मालूम तो हिंदुस्तान की तारीख क्या मालूम होगी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है रियाज साहब इनको जो है ना। मैं समझता हूं कि इस तरह के जो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, और कोई भी हो, उनकी क्लासेस लेना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हिंदुस्तानी तहजीब क्या है, हिंदुस्तानी तारीख क्या है, हिंदुस्तान में मुगलों ने क्या किरदार अदा किया है, ताजमहल किसने बनाया है, कुतुब मीनार किसने ठहराया है, चार मीनार की जो वखार पुरवखार इमारत है वो हिंदुस्तान की शान में किस तरह इजाफा करती है, और हुमायूं का मकबरा किस तरह सयाहों को राग़िब करता है, लाल किला जिस पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी परचम लहराते हैं उसकी क्या अहमियत है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने उसे किस मेहनत से बनाया था, शाहजहां ने किस तरह उसे तामीर करवाया था, वजीर आजम को यह मालूम होना चाहिए। हैदराबाद हाउस में बड़ी शान से आपकी मीटिंग होती है ना। क्या वजीर आजम को हैदराबाद हाउस की तारीख मालूम है? जी है ना, हैदराबाद हाउस तो बड़ी शान से बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, वहीं पे मुलाकात होती है, डिनर्स होते हैं वहाँ पे जो है ना। और यकीन मानो अगर वजीर आजम इस तरह की बातें सुनेंगे तो हैदराबाद हाउस का नाम भी तब्दील कर देंगे। जी बिल्कुल जो है ना, वो करने के भी कम नहीं है जो है ना, रोडों के नाम हर चीज नाम चेंज कर रहे हैं, तो अरे क्या तारीख को तब्दील करोगे तुम? बहुत जो है ना, बहुत बदनसीबी की बात है मुल्क के लिए, बहुत जो है ना, जितना बोले आप कम है, क्योंकि इतने अरे इल्म बांटो, वसीउल ज़हन रहना, वसीउल क़ल्ब रहना चाहिए इंसान को, ब्रॉडमेंट, नैरो माइंडेड, बिल्कुल छोटी ज़हनियत के लोग, तंग नज़री नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हमारे वज़ीर ख़ारजा में नेहरू को कुछ भी कह देते हैं, नेहरू की गलती है जिसके से वो हुआ, पार्टीशन हुआ, ये हुआ, दुनिया की भला बदतर चीज़ें नेहरू। अरे नेहरू जी की गलती ये है कि उन्होंने इनके जो आबाद और अजदाद हैं, जो इन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, उनको छोड़ दिया था। जी, तो उनके खिलाफ हो गए जाना। फिर नेहरू के, अरे गांधी जी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाबंदी नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि जो चुन चुन कर निशाना बनाना चाहिए था गांधी के कातिलों को। आज जो तरक्की देख रहे हैं आप, ये नेहरू के पीरियड में हुई सो तरक्की, उसके बाद तरक्की नहीं हुई। नेहरू इंदिरा गांधी के पीरियड में जो तरक्की हुई है ना, आज तक इसी तरक्की यहाँ पे मुल्क की नहीं हुई, आप यकीन मानिए नहीं जाना। अरे आप अंदाजा कीजिए जरा, ही जो इनकलाब बर्पा किया गया है, सनती इनकलाब बर्पा किया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हिंदुस्तान में आया है, सब्ज इनकलाब जिसे कहा जाता है, वो तो नेहरू के दौर में हुआ है। यहाँ तक कि व्हाइट इनकलाब यानी दूध का जो इनकलाब आया है वो कांग्रेस के दौर में आया है। हर बुरी चीज से आप कहते हैं कि नेहरू ने किया है, आप हर बुरी चीज से आप कहते हैं कि गांधी ने किया है। अरे बाबा एक कौम है महात्मा गांधी, उनसे आपको इस कदर चिढ़ क्यों है? आप राम का नाम लेते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। लेकिन गांधी जी को जब हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में गोलियां पेवस कर दी थी, गोलियां धसा दी थी, तो उस वक्त उनके मुंह से जो नाम निकला था, हे राम निकला था। और तुम तो मुंह में राम राम है तुम्हारे और बगल में छुरी। बिल्कुल छुरी गोपो, बस पीछे से बैग जो है ना, नाम तो लेते हैं लोग जो है ना। और डिफेंस बिल्डअप कौन करे ये बताइए? इंडिया का जो डिफेंस है, न्यूक्लियर पावर है, जो सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, किसकी देने बताइए आप? जी जी जी, ये तो सबको मालूम है ना। फिर इंदिरा गांधी का दौर का है। अरे इत्तेफाक से वाजपेयी की हुकूमत आ गई थी, वरना ये इतनी हिम्मत नहीं कि ये लोग ये कुछ करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, देखिए आप जाना, तो आप उसको भी फरामोश कर देंगे, कलाम का नाम भी आप मिटा देंगे यहाँ से जाना। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मगरबी बंगाल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर की। तकरीर तो ऐसे करते हैं जैसे कोई गली का लीडर कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राहुल गांधी कहते हैं। सोनिया गांधी भी उनकी इसी तरह की बातें करती हैं उनके बारे में। राहुल गांधी का तो ये हाल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी हो या बीजेपी के जो कबील की जमातें हों या इत्तेहाद की जमातें हों, तमाम के तमाम नफरत का बाजार लगाए हुए हैं, जबकि वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, यानी कांग्रेस या राहुल गांधी। और आपको ये भी बता दूं कि अब उन्होंने ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। लेकिन याद रखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हो, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का साथ ना दे, ये मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि अपोजिशन कायदीन कहते हैं, अगर हो ऐसा बात होती है तो फिर ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में बीजेपी का नाम और निशान मिटाकर रख देगी, बीजेपी को सफ़े हस्ती से मिटाकर रख देगी। बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल फेयर तरीके से अगर इलेक्शन तो बराबर जो होते हैं। जी जी, देखिए फिर अंजाम क्या होता है। अरे नितिन राम मांझी ने जो बिहार असेंबली इंतखाबात है उसका भांडा फोड़ दिया है। नितिन राम मांझी कौन है?
नाजरीन, आप जानते हैं नितिन राम मांझी जो है बिहार का साबिक चीफ मिनिस्टर है और अब बीजेपी का हलीफ है और बीजेपी का इत्तेहादी है। वो कहता है अपने एक जलसे में कि गुज़िश्ता इंतखाबात यानी 2019 के असेंबली इंतखाबात में उसका एक एमएलए 2700 वोटों से हार रहा था। उसने फोन किया, नेताजी मैं 2700 वोटों से यानी 2700 वोटों से हार रहा हूं। तो तब उन्होंने डीएम को फोन किया यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जैसे ही फोन किया वो जीत गया। जी। तो फिर इसका मतलब हुई कि हेरा फेरी हुई है। नितिन राम मांझी ये भी कहता है कि आज जब ये इलेक्शन से इंतखाबात नचाए जा रहे थे बिहार के, उसमें भी वो जो उनका आदमी था 1400 वोटों से हार गया। अगर वो अब भी फोन करता तो फिर वो डीएम को फोन करते और वो जीत जाता। तो इसका मतलब यह है कि हेरा फेरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बता ऑर्गेनाइज तरीके से लोग कर रहे हैं जो है ना जी। तो अगर दम है तो आ जाइए ना, बैलेट पेपर पे आ जाइए, अगर आपको हिम्मत है तो कराइए इलेक्शन, देखिए फिर आपकी हिम्मत है तो जी। जीतते क्या देखिए आप जाना। बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में तो कामयाबी का झंडा गाड़ा है, लेकिन ये झंडा क्या वो बिहार में गाड़ेंगे या उनका झंडा उखड़ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ममता बनर्जी है वहाँ, कोई मामूली बात नहीं है। एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह बीजेपी का वो मुकाबला कर रही है। बंगाल की शेरनी है। बंगाल के जो टाइगर्स हैं वो मशहूर होते हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल लेवल पर अगर देखें या सियासी सतह पर देखें तो बंगाल की शेरनी इस तरह के चूहों को जो फिरका परस्ती का जहर फैला रहे हैं और वबा फैला रहे हैं, उन्हें खा भी सकती है और उनका नाम और निशान मिटा भी सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन बीच में आ जाए तो फिर समझिए कि अजीब व गरीब हालात होंगे और बिहार के जो नतीजे हैं वो मगरबी बंगाल में भी बरामद हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वादे तौर पर यह कह दिया है, अपोजिशन कायदीन ने यह कह दिया है कि बिहार में भी पूरी बदयानती का मुजाहरा किया गया है और वहां पर इलेक्शन कमीशन की वजह से बीजेपी कामयाब हुई है। तो बहरहाल अब वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का तो आगाज कर दिया है। अब देखना है कि वो और क्या गुल खिलाते हैं या फिर गुल पिलाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं अंबानी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप देखेंगे कि अगर हमारे तैयारों में कोई जानवर या वाइल्ड लाइफ अगर लाए या जंगलाती हयात लाए या जानवरों को लाए तो फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन अनंत अंबानी के लिए आपको बता रहा हूं कि 33 मुल्कों से 30,000 से ज़ायद जानवर आ चुके हैं। ये किसकी वजह से आ रहे हैं भाई? किस लिए लाया जा रहा है? क्या दूसरों के लिए कानून है? अनंत अंबानी के लिए कानून नहीं है, अंबानी के लिए कानून नहीं है और दूसरों के लिए कानून है। मामूली अगर एक बर्ड लाता है, एक चूहा, एक मामूली चिड़िया लाती है तो पकड़ के उनकी बुरी हालत कर देती है कस्टम्स, मालूम आपको? जी हाँ। और ये तो बड़े बड़े जानवर आ रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहे हैं। जी हाँ, 30,000 जानवर है। तो फिर क्या है, कानून किधर गया? फिर सब कानून का मजाक ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी है जाना, बताइए। जी। वाइल्ड लाइफ के अगर एक चीज़ भी पकड़ी जाती है तो कितना हंगामा होता है, पूरे मीडिया में आ जाता है, अरे वो लाया उन्हें, वो सांप लाया पकड़ के, वो चूहा लाया, बिल्ली। तो ये तो पूरे का पूरा जो है ना जू का जू आ जा रहा है यहाँ पे। हाँ। तो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं है। क्या है, एक बच्चे का शौक है। हाँ। अरे मेरे भाई, बच्चे का शौक नहीं, जानवरों के भी कुछ हुकूक होते हैं। अगर आप इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर जानवरों के हुकूक का तो तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। यहाँ पे तो वही तो रहा साहब, यहाँ पे तो जो है ना इंसान की तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो गया, जानवरों को जो है ना हिफाजत से लाया जा रहा है, जानवरों की हिफाजत हो रही है यहाँ पे, उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, इंसानों का खत्म हो गया बिल्कुल। तो बहरहाल जब हम अनंत अंबानी की बात करते हैं तो नाज़रीन आपको बता दें कि अनंत अंबानी ने जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो सरबराह हैं, मुकेश अंबानी मालिक जो हैं, मुकेश अंबानी उनके फर्जंद है और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान उनकी शादी हुई और पहले तो बेचारे का वज़न कम था, उसके बाद जो वज़न बढ़ गया है उसके बाद लोग उनको रहम की नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन वज़न बढ़ने के जिम्मेदार भी जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं। तो अपने खाने पीने पर उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए, चलने फिरने पर कंट्रोल रखना चाहिए कि किस तकरीबन का अगर कम अज़ कम रियू में अगर आप कम अज़ कम एक मैं समझता हूँ कि 10,000 कदम भी चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वज़न आपका कम हो जाएगा। और वैसे भी अंबानी के बारे में जो हम आपको खबर बता रहे हैं, अनंत अंबानी, उन्होंने हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह लियोनेल मेसी जो आलमी फ़ुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी है, फुटबॉलर है, मशहूर मारूफ फुटबॉलर है, उनको जब वो दौरे हिंद किया था यानी अमेरिका वो जब यहाँ से आए थे मगरबी बंगाल से फिर हैदराबाद से मुंबई आए तो मुंबई में एक तकरीब के दौरान अनंत अंबानी ने मेसी को $13 लाख की एक घड़ी दी है। और ये जो उनके पास ये घड़ी है लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 12 घड़ी उस तरह के बने हैं। जी हाँ, तो बताइए जो है ना कि कितनी जो है ना ये रेल चले पैसे की जो है ना बाहर है, आवाम का तो जॉब्स नहीं है, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है जो है ना, बस खाली मेहमान नवाजियाँ हो रहे हैं, बड़े बड़े तहफ़ दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। बेचारी आवाम तो भूखी मर रही है, ना जॉब से उनको खाने को, ना कीमतों का वो हाल है।
बताइए जो तमाशा जो चल रहा है बड़े बड़े जो है सनतकारों का एक मजाक बन के रह गया जो है ना, आम आदमी की जो जिंदगी होगी ये क्या है बताइए, कुत्ते बिल्लियों के साथ बराबर हो गया जो है ना, बिल्कुल। जी जी, बहरहाल नाज़रीन, जानवर हो या इंसान हो, सबका एहतराम किया जाना चाहिए, सबके हुकूक़ का मैं समझता हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि जानवर बेज़बान होते हैं, आप उनकी ज़बान नहीं समझ सकते, लेकिन जानवरों पर रहम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इंसान अपने माँ बाप को जिनके ज़रिए जिनकी वजह से वो इस दुनिया में यानी नमूदार हुआ, इस दुनिया में वापस आया, मंजर-ए-आम पर आया, तो वो उसके बावजूद भी लोग अपने माँ बाप को कत्ल करते जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि आसाम में एक हादसा पेश आया है, और एक हादसा ऐसा मैं समझता हूँ कि भयानक हादसा है, जिसमें 7 हाथी जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, यानी हलाक हो गए। और वजह यह है कि ये 7 हाथी ट्रेन की जद में आ गए, और ट्रेन की जद में आने के नतीजे में उनकी ज़िंदगियों का खात्मा हो गया है। तो ये जो वाक़या पेश आया है, आपको बता दूं कि साइरंग न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से आसाम के मुकाम होजाई वहाँ ये जो हाथियों का झुंड जा रहा था, ये पटरी जो होते हैं, पटरी पार कर रहा था। पटरियों को पार करने के दौरान यह हादसा पेश आया, वो ट्रेन की जद में आ गए। 3 बड़े हाथी और 4 हाथियों के बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए। तो ये आप देखेंगे कि ये वाक़या जो पेश आया है तकरीबन 2:17 अलग सुबह पेश आया है। जी 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 जी, अंधेरे में जो है ना वाक़या हुआ है। मैं समझता हूँ कि दरमियानी शब, बिल्कुल बिल्कुल जो है ना बहुत अफसोसनाक वाक़या देखा जाए तो जो है ना, वो भी तो जानवर जो होते हैं वो भी तो, उनकी भी तो हयात होती है, उनकी भी तो, लेकिन पता नहीं कैसा हादसा हुआ, क्या है अंधेरे में जो है ना। और वो जानवरों को शायद ड्राइवर देखा नहीं, वो ब्रेक भी नहीं लगा सका, क्या है मेरे ख्याल से कुछ नुकसान भी हुआ है ट्रेन को, ऐसा मालूम नहीं। लेकिन आप देखेंगे तकरीबन ये जो 5 बोगियाँ अलग हो गई थी ट्रेन से, लेकिन इस ट्रेन में तकरीबन 600 मुसाफिरीन थे, और जो मुतासिरा बोगीज़ है उसमें आप देखेंगे कि 200 मुसाफिरीन थे। मगर अब तक जो इतलात हमें मिली है उसमें ये बताया गया है कि किसी के कोई ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं है, कोई जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है, बल्कि ये हाथियों को नुकसान पहुँचा है। 3 हाथी जो बड़े थे वो हलाक हुए, 4 हाथी जो हाथियों के बच्चे थे वो हलाक हुए हैं, और 1 हाथी ज़ख्मी है, इस तरह की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि तकरीबन 100 हाथियों का एक झुंड ये ट्रेन की जो पटरी ट्रैक्स होते हैं या पटरियाँ होते हैं वो उबूर कर रहा था। जी हाँ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो भी हुआ बहरहाल नहीं होना चाहिए था। एहतियात जो है ना ये लोग बरतनी चाहिए, ड्राइवर्स को भी, खासतौर पर रात का जो ट्रैवल होती है उसमें जो है ना देखना चाहिए जो है ना। और एक बात देखिए सिद्दीक साहब, जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है, जो हम रिपोर्ट मैंने एक देखी है उसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 80 हाथी ट्रेनों की जद में आकर हलाक हो गए हैं। और दिलचस्पी की बात और अहम बात ये, हैरत की बात ये है कि चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा जो हमेशा जहर उगलते हैं, इस मरतबा हाथियों के बारे में हमदर्दी का इजहार किया है। जी हाँ, बड़ी बात है। क्या बात है, इंसानों की हमदर्दी नहीं होनी, इंसानों से, खाली जानवरों से हमदर्दी करते हो जाना, बड़ी अफसोस की बात है। और और वहाँ देखेंगे क्या माजी में आपने देखा कि मुसलमानों को किस तरह सताया गया, आज भी मुसलमानों को सताया जा रहा है। कभी मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि ज़्यादा शादियाँ करते हैं, मुसलमान ज़्यादा शादियाँ करते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, अरे भाई आप एक बेटी पैदा करें, किसने कहा था कि आपको एक बेटी पैदा करो, आपकी मर्जी, आप 10 बेटियाँ या 10 बेटे पैदा कर लो, किसने रोका है आपको? ये इंसान की सलाहियत पर होता है। आप एक बेटी के बाद रुक जाते हैं तो मुझे एतराज़ करने की क्या ज़रूरत है, वो आपकी मर्जी है। आप 10 बच्चे पैदा करते हैं तो मुझे एतराज़ करने की क्या ज़रूरत है, वो आपकी मर्जी है। आपको तो बस मुसलमानों की आबादी की फ़िक्र रहती है, मुसलमानों के बिजनेस की फ़िक्र रहती है। हद तो यह है कि अगर कोई गरीब मुसलमान तरकारी या फल बेचता है तो ये कहते हैं कि ये बहुत महंगे बेचते हैं। जी हाँ, क्या गंदी सोच है इंसान की। ये नहीं, बेहुदा बकवास करते रहता रियाज साहब, जैसा गिरिराज किशोर है वैसी इस किस्म की बेहुदा किस्म की बातें करते रहता मुसलमानों के बारे में। और खुद जो है ना उसके कई केसेस मालूम आपको, वो खुद जो है ना इन्वॉल्व है, कई करप्शन के केसेस है उसके ऊपर जो है ना। उसको छुपाने के लिए मुसलमानों टारगेट बनाते रहता। बात करें कि जो है ना बांग्लादेशी कहता मुसलमानों को ये सब, इवन कारोबार भी कर रहे हैं तो बोलता कि नहीं मुसलमान जो है ना, अरे बंडी फरोश पे परेशान हो जाता बेचारा। ये गरीब लोग हैं बेचारे, गरीबों की कमाई पे क्यों तेरे को हसद हो रही है, नजर रहती है हमेशा उसकी जो है ना। अब बताइए कितना छोटी जहनियत का आदमी है, बताइए उसमें जरा भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है, वो पॉलिटिशियन कैसा बन गया पता नहीं हो जो है ना पूरा। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं, और उस खबर का ताल्लुक़ है दामोदर राज नरसिम्हा और तिब्बी तालीम से तेलंगाना की। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रियासत में जो मेडिकल कॉलेजेस है वो उसमें
पीजी और सुपर स्पेशलिटी जो सीट्स हैं उसमें इजाफा किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर जो मेस की फीस है या मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है उसको भी तब्दील करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस बात की उन्होंने हिदायत दे दी है। और ये भी कहा है कि ये जो कमेटी है MCME की कमेटी हर माह मेडिकल कॉलेजेस की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। यकीन मानिए, देखिए, अगर आप में तासुब नहीं है, अगर आप में जानिबदारी का जज्बा नहीं है या इम्तियाजी सलूक आप रवा नहीं रखते, तो यकीन मानिए वहाँ पर तालीमी शुबा बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और जो जहन पैदा होते हैं यानी जो टैलेंट हो वो मंजर आम पर आता है। ये सबसे अहम बात है। इस्लाह ज़रूरी है रियासत, तालीम में इस्लाहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो है ना फरसुदा किस्म की चीज़ें अभी भी राइज हैं। जी। तो आजकल तरक्की जो रही उसके हिसाब से अपने अप टू डेट रखने के लिए ये इस्लाह ज़रूरी है और करना चाहिए, मेरे ख्याल से इसको रुकना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कि जहाँ तक राज नरसिम्हा का सवाल है तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर कर दिया है कि खानगी कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उस पर भी नज़र रखी जाएगी और जो फीस का स्ट्रक्चर है उसकी भी निगरानी की जाएगी, ये बात कही जा रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हुकूमतों में और सरमायादारों में जो साजबाज होता है उसके नतीजे में आवाम उससे मुतासिर होती है, भुगतती है, सज़ा भुगतती है, आवाम को जो है ना उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अल्टीमेटली बेचारे गरीब जो भी फीस बोले वो देना पड़ता है उनको, हर किस्म की जो है ना। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि डिजिटल क्लासेस मेडिकल कॉलेजेस में शुरू किए जाएंगे, लेबॉर्ट्री लाइब्रेरीज हैं और जो स्किल लैब्स हैं वो भी कायम किए जाएंगे ताकि मियार तालीम में मज़ीद इजाफा हो। वैसे भी तेलंगाना में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं इंतहाई ज़हीन बच्चे हैं और ख़ास तौर पर मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड के अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह बच्चे क्वालिफाई होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में और बहुत ही काबिल होते हैं बनिस्बत शुमाली हिंद के। और यहाँ के जो बच्चे हैं IT अगर प्रोफेशनल बन जाते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। बिल्कुल जाना बहुत ज़हीन है, इसके बारे में कोई बिलाशुबा आप बोल सकते हैं। अमेरिका में जाके सिलिकॉन वैली में कितने बच्चे काम करें जाके बताइए, आंध्रा के हमारे कितने बच्चे वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। और ख़ुद हाईटेक सिटी भी देखिए आप, जो है ना हर जगह मतलब एक है, सलाहियतों की कमी नहीं है रियासत, बस एक उनको जो है ना सही डायरेक्शन चाहिए, उनको सही जो है ना उनकी रहनुमाई चाहिए, बस उसकी बहुत कमी है यहाँ पे जाना रियासत। जी ये बात तो है। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे कि GHMC का सवाल है, GHMC का सवाल है तो आपको बता दूं कि बीजेपी फिल वक्त बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही है कि GHMC इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करे, हैदराबाद बल्दिया पर कब्ज़ा करे। क्योंकि आप देखें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जहाँ तक सवाल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नारे लगाती है कि मेयर हमारा, शहर हमारा, लेकिन आपने देखा कि BRS हुकूमत में ना मेयर था उनका, बस शहर रहा लेकिन मेयर तो नहीं रहा। तो अब जबकि आप देखें 150 वार्ड से बढ़ाकर जो वार्ड्स हैं उससे बढ़ाकर 300 वार्ड कर दिया गया है और अतराफ अकनाफ की जो बल्दियात है तकरीबन 27 बल्दियात उसको हैदराबाद में दम कर दिया गया। और ऐसे में बीजेपी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जब कल भी मैंने आपको न्यूज़ सुनाई है, अभी ये बयान आया है किशन रेड्डी का कि हम हैदराबाद बल्दिया पर कब्जा करेंगे। इस तरह के बयानात बीजेपी कायदीन दे रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि बीजेपी के जो 8 अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने खुसूसी हिकमत अमली भी तैयार करने का ऐलान कर रखा है। अब देखना यह है कि इन इंतखाबात में 8 अरकान पार्लियामेंट किस तरह जहर घोलते हैं, किस तरह मजहब का नाम लेते हैं। और आप ये देखेंगे कि हैदराबाद का नाम बदलने की बातें भी ये करेंगे ताकि हिंदू जो वोटर्स हैं उनके जज्बात का इस्तेसाल करें, फिर मजहबी बातें भी करेंगे, उनके मजहबी जज्बात का इस्तेसाल भी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के जो हिंदू हैं इस कदर बेवकूफ़ नहीं है कि इस उनके बातों में आ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान तरक्की करना चाहता है, खुशहाली देखना चाहता है, शहर में अमन देखना चाहता है तो वो कभी भी इस तरह के नारों में, इस तरह के बातों में नहीं आएगा। वरना अगर तरक्की का जो नेटवर्क है वो रुक जाए, चाहते हैं अगर अवाम, तो इस तरह की ताकतों को वो वोट दे सकते हैं। इससे हट के है क्या रियासत साहब लोग सिर्फ जो है ना यही बांटो, डिवाइड एंड रूल करो, बेखूफ़ी से मजहबी नारे लगाओ करो, इससे हट के क्या तरक्की की गई है? इससे पहले वो लोग जा जाएं, ये बताइए कितना तरक्की करे बताइए। अरे आप देखिए जो वीज़ा है वहाँ पे क्या तरक्की भी बताई हुई है। मिसाल के तौर पे जब मजहबी जुलूस निकल रहे हैं, मजहबी जुलूस के आपके जो पैसे होते हैं वो अपने कौम की तरह तालीमी तरक्की में लगाइए। आप वहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं स्लम इलाकों में, गंदा बस्तियों में, वहाँ पर जाइए, दलित बस्तियों में जाइए, उनकी तरक्की के लिए काम कीजिए। कब तक आप जात पात का नारे लगाएंगे, कब तक ऊँच और नीच की बात करेंगे, कब तक हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कब तक मंदिर मस्जिद की बात करेंगे? तरक्की की तो बात करो। ये कहो कि हम मुख्तलिफ वार्ड्स में स्कूल्स कायम कर देंगे, कॉलेजेस कायम का जाल बिछा देंगे, प्रोफेशनल कॉलेजेस कायम करते हुए नई नस्ल को तरक्की की राहें खोलने के लिए तालीमी मौके फराहम करेंगे तो लोग आपको वोट देंगे। ज़बरदस्ती आप इस तरह की हरकतें करेंगे, लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करेंगे, तो ये क्या अच्छी बात है? जैसा पे यकीन करेंगे आप,
मैं खाली एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ, इतने शमशान घाट है, कोई सहूलतों का फुकदान है वहाँ पे, कोई चीज़ नहीं है। हालांकि मुर्दों को वहाँ पे लाके जो है ना जलाया जाता करता। आप देखेंगे वहाँ पे बैठने की तक सहूलत ही नहीं है। मतलब क्या कर रही है इनका जो है ना इंडोमेंट डिपार्टमेंट है, ये लोग जो है ना, तो मामूली जो है ना ये सहूलतें ये लोग आवाम को नहीं प्रोवाइड कर सकते। आप बताइए। जी 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 जी। तो ये क्या करें, खाली मजहबी नारे जुलूसा, उससे क्या होने वाला हासिल? अरे तुम अपने हर हल्के असेंबली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज कायम करवाओ, स्कूल्स कायम करवाओ और सोफिस्टिकेटेड जो सिस्टम होता है उसको अपनाओ। जी हाँ, उससे हटके पूरा वही कई बरसों से वही नारे, वही चीख पुकार, कुछ भी सॉलिड काम, ठोस काम अपनी कौम के लिए लोग नहीं कर रहे हैं। अरे आप देखेंगे 146 अरब की हमारी आबादी है, ओलंपिक्स में हमें कितने गोल्ड मेडल्स आते हैं बताइए। तो ये जो है इनको ये चाहिए कि हर ज़िले सतह पर, मंडल की सतह पर खिलाड़ियों को तैयार करें, एथलीट्स को तैयार करें। तो आप देखेंगे उस पर तवज्जो दो। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे हमारे वज़ीर आज़म भी यही काम करते हैं, वही काम करते हैं पूरा। हालांकि सलाहियतों की कमी नहीं है हमारी, माशाल्लाह इतनी जो भी जनरेशन है बहुत सलाहियतों से पूरे, लेकिन ये लोग मौका उभरने का नहीं देते इनको, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने का दीजिए। फिर देखिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाके कितना नाम हो सकता है हिंदुस्तान का। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने आज कई मुकामात पर धरने मुनज़्ज़म किए और आपको बता दें कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ धरने मुनज़्ज़म किए। कांग्रेस कायदीन की ये शिकायत है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे अहम कायदीन को नेशनल हेराल्ड का केस में फंसाया गया है, फिर अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया है और ये मोदी हुकूमत किसी ना किसी तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रही है और क़यादत को मजबूर कर रही है कि वो बीजेपी के जो गलत कार्याँ हैं, जो गलत काम हैं, जो अजीब व गरीब हरकतें हैं, फ़िरक़ा परस्ती है, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएँ। अरे मेरे भाई, बीजेपी जिस अंदाज़ में काम कर रही है, मुल्क की तरक्की रुक रही है। इससे आलमी सतह पर जो बीजेपी का मुल्क का इमेज है हमारे हिंदुस्तान का, वो बर्बाद हो रहा है और हिंदुस्तान की छवि को तो इन्होंने बिल्कुल मुतासिर करके रख दिया है। बहुत, इवन खारजा पॉलिसी हर फील्ड में लोग नाकाम है जो है ना। जी जी। किसी चीज़ में भी आप बता नहीं सकते कि लोग तरक्की किए, मुल्क को सही डायरेक्शन में तरक्की दिए लोग जाना। अवाम अलग बेहाल है, परेशानी है, महंगाई से, जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। ऊपर से खारजा पॉलिसी, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी वो भी नाकाम है, फेल हो चुकी है। अतराफ़ में मुल्क के पूरे दुश्मनों को पैदा कर लिए लोग जो है ना। यानी किस महाज पे लोग कामयाबी है बताइए आप जो है ना, हर जगह फेलियर है लोग जाना। जी जी जी। तो क्या से तरक्की करेगा मुल्क बताइए। नाज़रीन हम चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपने देखा कि क्या हुआ है, बांग्लादेश के क्या हालात क्या हैं। वहाँ पर एक हिंदू शख्स को जिस अंदाज में यानी मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया गया है, अब ऐसा लग रहा है गोदी मीडिया के लिए वो सबसे बड़ी न्यूज़ है। जबकि आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, किस कदर हालात ख़राब है। बेशुमार मुस्लिम नौजवानों को हुजूमी तशद्दुद में शहीद कर दिया गया, लेकिन ये गोदी मीडिया ने उस बारे में कोई अहमियत नहीं दी उन खबरों को। और बांग्लादेश में एक का कत्ल होता है तो आप फ्लैश जो न्यूज़ होती है वो बना रहे हैं ताकि आवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेसाल कर सकें और उसका भी सियासी फ़ायदा उठा सके। बहरहाल आपको बता दें कि 27 साल जो हिंदू नौजवान को वहाँ पर यानी तो हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उस नौजवान के कत्ल के सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत बांग्लादेश की या बांग्लादेश का जो आर्जी इंतज़ामिया है उसको का ये फ़र्ज़ बनता है और वहाँ की जो निफाज़ क़ानून की एजेंसियाँ हैं उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की हरकतें करने वाले बेकसूर इंसानों की जान लेने वालों की जान ले लें। बिल्कुल जो है ना, रियाज साहब यहाँ पर तो 100 के करीब मॉब लिंचिंग हो चुकी है। बताइए कितों को जो है ना इंसाफ मिला है, कितों को आप कटहरे में लाए हैं। बल्कि अखलाक के तो मालूम है, अखलाक का जो रिसेंटली जो उनको जो है ना बाइज्जत बरी करने के लिए उसका कातिल जब मर गया बीमारी की वजह से तो उसकी लाश जो है उसको कौमी परचम में लपेटा गया। किसकी तौहीन की गई है? कौमी परचम की तौहीन की गई है, हिंदुस्तान की तौहीन की गई है। जी हाँ, तो ये तो हाल है यहाँ पे जो है ना, इंसाफ पसंदी यहाँ पे ऐसी है जो है ना। तो वहाँ पे आप जो है ना इतना एक होता है तो इतना चीख पुकार करते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है तो जब फिर सारा मीडिया क्यों खामोश होता है फिर यहाँ। तो बहरहाल कांग्रेस के धरनों की बात कर रहे थे, शहर ही नहीं बल्कि अजला में के हेडक्वार्टर्स भी कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और कहा है कि इस तरह की हिरासानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन एक और ख़बर की तरफ चलते हुए हम अपना प्रोग्राम अख्ताम को पहुँचाते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि हैदराबादी मोतमरीन से हैं। 45 मोतमरीन मदीना मक्के मुकर्रमा से मदीना जाते हुए वहाँ पर शहीद हो गए थे एक बस सड़क हादसे में, और उनकी जो तदफीन हुई थी वो
जन्नतुल बक़ी में अमल में आई थी और मस्जिद नबवी में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई थी। ये सबसे बड़ा एजाज़ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाजू उनकी लाशें रखी गई थी मस्जिद नबवी में और आपने देखा कि उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा एजाज़ है। तो बहरहाल ख़बर ये है कि हुकूमत तेलंगाना ने इन मोतमरीन या शहीद मोतमरीन के वर्सा के लिए 3 करोड़ रुपए जो मुआवजे का ऐलान किया था वो जारी कर दिए हैं। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।